ओके, सो हाय एवरीवन। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि टेस्ट देने के साथ-साथ उसको एनालाइज़ करना कितना इम्पोर्टेंट है। हमने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी बात कर ली है कि आपको टेस्ट कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए। जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी, वो जाके देख सकता है ना? वो आपको हमारे जो वो वीडियो लाइब्रेरी है, उसमें मिल जाएगी। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू डू अ टेस्ट एनालिसिस फॉर बेटर मार्क्स इम्प्रूवमेंट। ठीक है, मार्क्स इम्प्रूव कैसे होंगे कम टाइम ड्यूरेशन के अंदर, वो टेस्ट एनालिसिस करेगा। विदाउट टेस्ट एनालिसिस कोई भी टेस्ट देने का मतलब नहीं होता। ठीक है, बेस्ट स्ट्रेटजी क्या है अपने मार्क्स बढ़ाने की? ठीक है, अगर अभी अब जैसे आप लोगों के पास 3 महीने बचे हैं, फरवरी, मार्च एंड अप्रैल, तो उसके अंदर बेस्ट स्ट्रेटजी क्या है नीट यूजी के मार्क्स बढ़ाने की? वो है कि आप पहले तो जो अपन हम कॉपी बनाएँगे, रिवीजन नोटबुक की जो कॉपी बनाएँगे, उस कॉपी को रिवाइज़ करना है। ठीक है? फिर उसके बाद उसको रिवाइज़ करके टेस्ट देना है। ठीक है? टेस्ट अब बेसिकली आपको ज़्यादा बड़े सिलेबस का देना है। ऐसा नहीं कि 1-2 चैप्टर्स का आपको करना है। आपको ट्राई करना है कि एटलीस्ट आधी 11th या आधी 12th या फिर 11th या 12th या फिर फुल सिलेबस। इस तरीके से कंप्लीट थोड़ा बड़ा सिलेबस लेके हमें पेपर की प्रैक्टिस करनी है, ताकि हमें पता चल सके कि एक्चुअल में एक चैप्टर से अगर कोई किसी को एक क्वेश्चन देना होगा, तो वो तो एक क्वेश्चन क्या उठा के देगा। ठीक है? इससे आपकी जो टॉपिक्स को समझने की और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को नैरो डाउन करने की जो एबिलिटी है, वो थोड़ी-सी शार्प होएगी। तो जो भी टेस्ट दो उसको एनालाइज़ करो। एनालाइज़ कैसे करना है वो हम बात करेंगे। बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी वो चीज़ें कर रहे होंगे, तो ये वीडियो उनके लिए नहीं है। आप अगर एनालाइज़ कर रहे हो, आपको वो चीज़ बेनिफिट कर रही है, आप क्वेश्चन रिवाइज़ करके जा रहे हो, अपनी मिस्टेक्स को रिवाइज़ करके जा रहे हो, उसको रिपीट नहीं होने दे रहे, तो आप अपनी स्ट्रैटेजी पे स्टिक रहो। ये वीडियो उनके लिए है जिन्होंने अभी तक टेस्ट एनालिसिस पे ज़्यादा फोकस नहीं दिया है, ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है। वो बस पेपर उठाते हैं, क्वेश्चंस देखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। ये वीडियो उनके लिए है कि उनको पता होना चाहिए कि प्रॉपर टेस्ट एनालिसिस का मतलब क्या होता है। ठीक है? फिर आपने पेपर दिया, पेपर को एनालाइज़ किया, उसको उसमें से अपने जो वीक टॉपिक्स हैं उनको छाँटे और उनको रिवाइज़ करा। फिर आपने कुछ और नए टॉपिक्स जो आपने अभी तक पढ़े नहीं थे, उनको पढ़ा और अगला टेस्ट अटेम्प्ट करा। ये लूप आपको बार-बार, बार-बार करते रहना है। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, उतना ज़्यादा आपके जो वीक टॉपिक्स हैं, वो स्ट्रॉन्ग होते जाएँगे और ऑलरेडी जो अनइम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो अपने आप छँटते जाएँगे। ठीक है? इम्पोर्टेंस क्या है टेस्ट एनालिसिस की? व्हाई इतना इस पे फ़ोकस होता है? आप क्लासेस भी देते होगे, वहाँ पे भी टीचर बोलते होंगे, "बेटा टेस्ट को एनालाइज़ करो, पेपर दो, ये करो, वो करो।" तो इतना इस पे फ़ोकस क्यों है? क्योंकि इससे ना आपको आपके वीक एरियाज़ का पता चलता है कि आप कितना वीक है किसी पर्टिकुलर टॉपिक में। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, अगर मैं काइनेमैटिक्स आपको पढ़ाने जाऊँगा, तो आपको एक बार के लगेगा काइनेमैटिक्स तो ईज़ी है ना? ये तो मेरे को आती है। जैसे-जैसे उसका लेवल बढ़ता जाएगा, आपको डिफ़िकल्ट टॉपिक पता लगेगा, आपको लगेगा ये तो बहुत हार्ड है, ये तो कर ही नहीं सकते। बट जब आप उसका पेपर देने जाएँगे, तो आप देखोगे कि यार पेपर में इतना डिफ़िकल्ट नीट के अगर आप नीट के प्रीवियस ईयर पेपर देखोगे, तो इतने डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं आते और जो भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आते हैं, वो पर्टिकुलर 1-2 छोटे-मोटे एरियाज़ से आते हैं। तो आप जब उनको बार-बार, बार-बार, बार-बार करते रहोगे, तो ऑटोमैटिकली वो रिफाइन होते जाएँगे, ठीक है? और आपको सिर्फ़ उतना-उतना कंटेंट याद रहेगा जितना आपको पेपर में इम्पोर्टेंट है, ठीक है? इसके अलावा आपकी सिली मिस्टेक इससे रिड्यूस होती है, क्योंकि हम क्या करेंगे, जो भी आप मिस्टेक्स करोगे, किसी भी आपने जो पेपर दिया उसमें जितनी भी आपने गलतियाँ करी, जो गलत क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, जो चाहे वो सिली मिस्टेक हो, कैलकुलेटेड हो, चाहे कॉन्सेप्चुअल हो, उन सबको हम कॉपी में लिखने वाले हैं। तो जब आप कुछ ज़्यादा गलतियाँ करोगे, तो आप ऑटोमैटिकली उन ज़्यादा गलतियों को कॉपी में लिखोगे और जब आप ज़्यादा गलतियाँ कॉपी में लिखोगे तो आपको क्या होगी, थकान होगी, परेशानी होगी कि यार मेरे को टाइम ज़्यादा लग रहा है, ये लग रहा है। बट इनिशियली जो आपको ये ज़्यादा टाइम लग रहा है ना, ये आपको बाद में बेनिफिट देगा, क्योंकि कॉन्शियसली आपके दिमाग सबकॉन्शियसली आपके दिमाग में क्या बैठेगा कि अब मुझे ना अननेसेसरी क्वेश्चंस गलत नहीं करने। मुझे गैस वर्क नहीं करना। मेरे को क्वेश्चन्स को ढंग से रीड करना है ना? मेरे को ऐसा नहीं करना कि मैं जल्दी-जल्दी में कुछ क्वेश्चन को गलत रीड कर दिया, मैंने नॉट नहीं पढ़ा, मैंने व्हिच ऑल ऑफ द अबोव्स वाला ऑप्शन नहीं देखा, है ना? ये सारी गलतियाँ अपने को नहीं करनी। तो जब बार-बार क्वेश्चन्स को लिखोगे तो आपकी वो सिली मिस्टेक्स कम होगी। ऊपर से क्या होगा, हम उन मिस्टेक्स को कॉपी में लिख रहे हैं ना, तो जभी भी अगले पेपर में आप पढ़ के जाओगे, तो बाय चांस अगर वो सेम क्वेश्चन्स रिपीट होता है, तो आपको उसका आंसर ऑलरेडी पता होगा कि अच्छा इसका ये गलती तो मैंने पहले भी करी थी, अब मेरे को ये गलती रिपीट नहीं करनी, इसका आंसर ये है। ठीक है? तो ये चीज़ अपने को ध्यान रखनी है। बाकी हेल्प टू आइडेंटिफाई टाइप्स ऑफ मिस्टेक, इससे आपको ये भी पता चलेगा कि आप कितने पानी में हैं। कभी-कभी क्या होता है ना, हम खुद ही एक वो बना लेते हैं कि यार मेरे को तो आता था पेपर, क्योंकि पेपर से बाहर आने के बाद वो सारा आपको क्वेश्चन्स आ रहे होते हैं। तो आप म माइंड में बना लेते हो कि मेरे कॉन्सेप्ट तो स्ट्रॉन्ग है, मैं तो सिली मिस्टेक कर रहा हूँ, सिली मिस्टेक कर रहा हूँ। लेकिन जब आप उस पेपर को ढंग से एनालाइज़ करोगे, अपनी एक-एक मिस्टेक को बार-बार नोट करोगे, तो आपको समझ में आएगा मोस्ट ऑफ द जो सिली मिस्टेक आपको लग रही थी, वो सिली मिस्टेक नहीं थी, वो आपकी कोई कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम थी। ठीक है? फिर आप उसकी जब प्रैक्टिस करोगे, उसको
रिफाइन करोगे तो ऑटोमेटिकली वो सिली मिस्टेक या फिर जो भी आपकी कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक है वो अपने आप कम हो जाएगी। ठीक है? तो आपको आइडेंटिफाई करने में मदद करता है कि आप गलती कहाँ कर रहे हो। बहुत सारे बच्चों की क्या होता है, पूरी प्रैक्टिस सही बढ़िया होती है। सब कुछ उनको आता होता है, पर उनका टाइम मैनेजमेंट खराब होता है। उनको ये समझ में ही नहीं आ रहा होता कि मैं गलती कहाँ कर रहा हूँ। 3 घंटे के अंदर मैंने मिस्टेक कहाँ करी? क्योंकि 3 घंटा फ़ोकस्ड रहना बहुत बड़ी चीज़ है। हाउ टू आइडेंटिफाई कॉज़ ऑफ मिस्टेक, सेम चीज़ कि जैसे मिस्टेक का टाइप पता चल गया, अब उस मिस्टेक का कॉज़ क्या है? अगर कोई टाइम प्रेशर है, आप ज़्यादा गैस वर्क कर रहे हो, है ना? बार-बार तुक्का लगा रहे हो या फिर एंग्ज़ायटी हो रही है आपको या वीक कॉन्सेप्ट है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो वो प्रॉब्लम आपको पता चलेगी और आप उस पे वर्क कर सकते हो, ठीक है? लास्ट वीडियो में भी अपन ने बात करी थी कि हाउ टू अटेम्प्ट टेस्ट पेपर में, कि जिसमें आपको किस तरीके से अपने टाइम प्रेशर और गैस वर्क को कम करना है। तो जिसने वो वीडियो नहीं देखी, वो जाके वो देख सकता है। वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा इनसाइट मिलेगा कि आपको पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है ताकि आपकी मिस्टेक्स, सिली मिस्टेक्स और टाइम प्रेशर ये सब कम हो सके। ठीक है? वो दो, उसके 2-3 मॉक टेस्ट दो और अगर आपने दिए रखे हैं तो प्लीज़ कमेंट में बताओ कि आपको क्या रिव्यूज़ मिला ताकि बाकी लोगों को भी पता चल सके कि कितनी इफेक्टिव वो स्ट्रैटेजी है। ठीक है? इसके अलावा अपन बात कर लेते हैं हाउ टू इम्प्रूव क्वेश्चन सिलेक्शन स्ट्रेटजी। ठीक है? ये भी आपकी इम्प्रूव होती है। ठीक है? कैसे इम्प्रूव होएगी? जब आप बार-बार किसी पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस में फँस रहे होगे, न्यूमेरिकल हो गया, कुछ भी हो गया, तो आपका माइंड अपने आप पता पता लगा लेगा कि यार मेरे को इस टाइप के क्वेश्चंस में टाइम लगाना है ना? इस वाले क्वेश्चंस को मैं लास्ट में करूँगा, एंड में करूँगा। तो आपको क्वेश्चन सिलेक्शन स्ट्रेटजी आती है कि आप इस किसी भी अननेसेसरी क्वेश्चन पे टाइम वेस्ट नहीं करते। आपको पता होता है अच्छा ये क्वेश्चन तो मैंने पहले भी गलत किया था, अभी मेरे को इसका सॉल्यूशन याद नहीं है, इसको मैं बाद में आके करूँगा, अभी के लिए इसको छोड़ देता हूँ। तो आपको वो थोड़ा-सा बाद बाद के लिए आप छोड़ दोगे। बिल्ड एग्ज़ाम टेम्परमेंट। टेम्परमेंट से मतलब है कि आपकी जो माइंडसेट हो एग्ज़ाम के लिए, वो आपका सेट होगा कि आपको कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है, कौन से क्वेश्चन में कितना टाइम देना है, कौन से क्वेश्चन को छोड़ना है। अच्छा, किसी क्वेश्चन को पढ़ते हुए किसी में आपको नोट जो पहले नहीं दिख रहा था, क्योंकि अब आप बार-बार नोट वाली मिस्टेक्स कर रहे हो और अपनी कॉपी में लिख रहे हो, तो अब आपको उस मिस्टेक पर अलग से फ़ोकस जाएगा कि अच्छा नोट लिखा हुआ है, नोट पे मेरे को ध्यान देना है। तो ये सारी चीज़ें आपकी रिफ़ाइन होती जाएगी विद टाइम। आपको पता रहेगा कि पेपर में कहाँ पे मुझे धीरे होना है, कहाँ पे मुझे फ़ास्ट होना है, कहाँ पे मेरे को क्वेश्चन को इग्नोर करके अगले क्वेश्चन पे शिफ्ट होना है। तो ये सारी चीज़ें आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस से, मोस्ट इम्पोर्टेंटली मॉक टेस्ट से सही होगी और मॉक टेस्ट को एनालाइज़ करोगे तो ये सारी चीज़ें और रिफ़ाइन हो जाएगी। ठीक है? तो सब लोग टेस्ट दो, जितने ज़्यादा टेस्ट दे सकते हो उतने दो। कुछ लोगों के अभी बोर्ड्स भी होंगे, ठीक है? तो पर अभी बोर्ड्स पे आप मेन फ़ोकस रखो। बट अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसने बोर्ड्स की तैयारी कर रखी है, जो 2 साल से पढ़ रहा है, जिसको सब तैयार है, तो आप अभी मेन फ़ोकस तो अपना बोर्ड्स पे रखो। बोर्ड्स इज़ अटमोस्ट, वो इम्पोर्टेंट है। पर साथ में थोड़ी बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो, जो भी चैप्टर आप पढ़ते हो पीसीएम में, तो उसका अपने थ्योरी वाला पार्ट तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, वो तो अपने बोर्ड्स की फ़ोकस है। सर साथ में 15 से 20 मिनट निकाल के उसके एमसीक्यू भी कर लो, पीवाईक्यू कर लो, कंप्लीट एमसीक्यू नहीं तो पीवाईक्यूज़ तो कर ही लो एनसीईआरटी बेस्ड। जिससे क्या होगा, आपके थोड़े से जो टच में रहोगे आप एमसीक्यूज़ वगैरह पे, तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। ओके, अब देखो हमें करना क्या है? टेस्ट एनालिसिस में हमको करना क्या है? ये तो हमने इम्पोर्टेंस बात कर ली कि टेस्ट एनालिसिस ज़रूरी क्यों है? हमें करना क्या है? हमें एक कॉपी बनानी है ना? मोटी-सी कॉपी बना लो, सिंगल कॉपी बनाओ, ज़्यादा अपने को नहीं करना। उस कॉपी को ही 4 सेक्शन में बाँट लो, ठीक है? ताकि ज़्यादा आपको ऐसे लोड ना रहे, मेरे को बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है। 4 पार्टीशन कर लिए, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी एंड ज़ूलॉजी। ठीक है? 4 200 पन्ने की कॉपी है तो 50, 50, 50 ऐसे कर लिया हमने। या फिज़िक्स, केमिस्ट्री को थोड़ा ज़्यादा दे दिया, 80, 80 दे दिए और बायोलॉजी को 20, 20 दे दिए। कॉपी को थोड़ी मोटी रखना ताकि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए। ठीक है? अब इसमें आपको लिखना क्या है? आपको ना टेस्ट, जो भी आप टेस्ट दे दो, उस टेस्ट का नाम लिखना ताकि कभी आपको किसी क्वेश्चन से टेस्ट पे जाना पड़े, तो आप वो टेस्ट देख सको कि अच्छा ये पेपर में ऐसे क्वेश्चन आया था। तो टेस्ट का नाम लिखना है, उसकी डेट लिखनी है कि कितनी तारीख को था ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे कि भाई अच्छा ये क्वेश्चन मैंने कहाँ पे देखा था, कैसे पेपर में आया था, तो वो आप सब यहाँ से देख सकते हो। उसका सिलेबस लिखना है, सिलेबस लिखने का क्या रिलेवेंस है, कभी-कभी क्या होता है आप हाफ सिलेबस का टेस्ट दे रहे होते हो, है ना? 4 या 5 चैप्टर का टेस्ट दे रहे होते हो, तो उसके अंदर क्या होता है कुछ लिमिटेड चैप्टर्स के क्वेश्चंस आते हैं। तो अब आपको, अगर आप कल पेपर दे रहे हो, उस पेपर में सिर्फ आपका आ रहा है बॉटनी के वो आ रहा है, फोटोसिंथेसिस आ रहा है फॉर एग्जांपल, फोटोसिंथेसिस ही आ रहा है, तो अब मैं सिर्फ फोटोसिंथेसिस वाले टॉपिक्स ही रिवाइज़ करके जाऊँ, ताकि क्या होगा, मेरे को कल के पेपर के लिए ज़्यादा बेटर इम्प्रूवमेंट रहेगी। तो आपके पास सिलेबस भी रहेगा, तो थोड़ा-सा बेटर रहेगा। सिलेबस को आप शॉर्ट में अपने हिसाब से लिख सकते हो ताकि आप बस पहचान सको कि अच्छा हाँ, इस टेस्ट में ये चैप्टर आया था और इस चैप्टर की मिस्टेक्स यहाँ पे लिखी हुई है, आने वाले कंटेंट में, ठीक है? अपने मार्क्स लिख लो, मार्क्स सिर्फ़ एक रेफ़रेंस के लिए है। मैं बोलता हूँ कोई भी मार्क्स को दिल पे मत लो, मॉक टेस्ट में मार्क्स कम आ रहे हैं, कोई बात नहीं, उसको हमें बढ़ाना है ना? उसको एक जगह स्टिक नहीं रखना, धीरे-धीरे, धीरे धीरे बढ़ेंगे। अगर रुक भी रहे हैं, तो अपनी प्रॉब्लम समझो कि रुक क्यों रहे हैं। कोई मैं
कोई दिक्कत कर रहा हूँ क्या, कोई मेरे कॉन्सेप्ट वीक है, जो भी है उसको हमें करना है, मार्क्स को दिल पे नहीं लेना है। मार्क्स सिर्फ़ आपकी इम्प्रूव प्रोग्रेस को रिपोर्ट करने के लिए, आपको बताने के लिए कि आप कितना इम्प्रूव कर रहे हो। उसमें अपने करेक्ट आंसर, अनअटेम्प्ट आंसर और मिस्टेक्स को ज़रूर लिखो। लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आपने 45 क्वेश्चन किए बॉटनी के, अभी मैं सिर्फ़ बॉटनी वाले सेक्शन की बात कर रहा हूँ, ठीक है? तो उस 45 में से आपने 40 क्वेश्चन सही कर दिए, 3 क्वेश्चन आपके गलत हो गए और 2 क्वेश्चन आपने छोड़ दिए। तो ये चीज़ वहाँ पे मेंशन करो कि मेरे मार्क्स 40 क्वेश्चन के कितने मार्क्स हुए? वहाँ पे आपके 160 माइनस 3 मतलब 157 मार्क्स हुए। इतना ही होता है आई थिंक। हाँ, तो 157 मार्क्स आपके आ रहे हैं। अब उसमें आपने लिखा कि अच्छा मैंने 3 क्वेश्चन, वो 2 क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए और 3 क्वेश्चन मेरे मिस्टेक हो गए और बाकी के क्वेश्चन मेरे सही थे। तो इससे क्या होगा, आपको पता रहेगा कि अच्छा मैं यहाँ इस चैप्टर में ज़्यादा मिस्टेक कर रहा हूँ। इस चैप्टर में मेरे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आ रहे मेरे को, सिली मिस्टेक ज़्यादा हो रही है। तो ये चीज़ आपको यहाँ से रिकॉर्ड रहेगा। बाकी ऑल क्वेश्चन्स व्हिच यू फील, जो भी इसके अलावा आप वो क्वेश्चंस भी अपनी कॉपी में लिख सकते हो, जो आपको लगता है मेरे को रिवाइज़ कर लेना चाहिए। अभी यहाँ पे तो मेरे सही हो गए, पर कल वाले पेपर में तो मैंने गलती से सही कर दिया, तुक्का लगा के या मेरे को क्लिक हो गया आंसर, पर मेरे को पता है कि ये क्वेश्चन मैं आगे जाके गलत कर सकता हूँ। तो ऐसे क्वेश्चंस को, ऐसे फैक्ट को आप डायरेक्टली लिख लो। डायरेक्टली नोट डाउन कर लो। अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस को आपको लिखना ही लिखना है ना? कैसे लिखना है वो भी अपन बात करेंगे। मिस्टेक्स, सिली मिस्टेक्स एज़ वेल, सारी मिस्टेक्स, सिली मिस्टेक, कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक्स वो तो आपको सब सारी लिखनी है। तो आपने लिखना क्या-क्या है? हमें मिस्टेक्स लिखनी है, हमें अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन लिखने हैं और हमें वो क्वेश्चंस लिखने हैं जो आपको इम्पोर्टेंट लगते हैं। कि कोई इम्पोर्टेंट फैक्ट है, कोई इम्पोर्टेंट फ़ॉर्मूला है, क्वेश्चन है, तो जो भी आपको इम्पोर्टेंट चीज़ लगती है कि मेरे को इस पेपर में पता होना चाहिए था, पता था पर मैं भूल सकता हूँ, वो सारी चीज़ें आप लिख लो यहाँ पे। ये आपको अपनी टेस्ट को एनालिसिस कॉपी में करना है। अब कैसे करना है मैं बताता हूँ। एक प्रॉपर एक मैंने एग्ज़ाम्पल यहाँ पे लिखा है ज़ूलॉजी का। ठीक है, फॉर अपन ने 4 सेक्शन बाँटे थे, तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये ज़ूलॉजी का सेक्शन है। यहाँ पे मैंने मॉक टेस्ट का नाम लिखा मॉक टेस्ट 1, उसकी डेट डाली, ठीक है? ये डेट सॉरी 25 से मैंने एक डेट डाली। इसके अलावा मैंने यहाँ पे साइड में अपने मार्क्स लिख लिए कि कितने-कितने मेरे मार्क्स आ रहे हैं, कितने मैंने क्वेश्चन सही किए, कितने क्वेश्चन मैंने गलत किए, कितने क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए। मैंने सारा यहाँ पे डेटा लिख लिया। यहाँ पे मैंने सिलेबस लिखा कि एनिमल किंगडम का पेपर था, टिश्यू का पेपर था और कॉकरोचेस में आया था। तो ये 3 चीज़ों के क्वेश्चन्स यहाँ पे नीचे मेरे को मिलेंगे। अब जो क्वेश्चन मैं गलत कर रहा हूँ, उन क्वेश्चन को मेरे को एज़ इट इज़ लिखना है। पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको लिखना है। जो क्वेश्चन आपने गलत ऑप्शन गलत किया, उस ऑप्शन पे गलत टिक लगाना है और जो ऑप्शन सही है, उस पे सही टिक लगाना है। अगर इसका कोई एक्सप्लेनेशन है, कोई चीज़ है जो आपको इम्पोर्टेंट याद करनी है, वो भी चीज़ आप यहाँ पे आगे लिख सकते हो सॉल्यूशन डाल के। फिज़िक्स के अंदर आप सॉल्यूशन डाल के उसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है? इसके अलावा कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपने सही कर दिया, कोई फैक्ट था, जैसे कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है, आपने उसको जैसे-तैसे करके रूल आउट करके 4 में से 3 सही निकाल के ऑप्शन देख के त सही कर दिया। पर आपको पता है एक फैक्ट था, जो फैक्ट आपको याद नहीं था, वो तो तुक्के से आपने किसी गैस वर्क से आपने उसको सही कर दिया, तो उस फैक्ट को आप डायरेक्टली यहाँ पे लिख दो। ताकि वो अगर बाय चांस किस स्टैंड अलोन ऐसा क्वेश्चन भी आए, ऑप्शंस के अलावा स्टैंड अलोन क्वेश्चन भी आए, तो आप उसको सही कर सको। तो वो चीज़ आपने यहाँ लिख ली। इसके अलावा कोई क्वेश्चन है जो आपने सही कर दिया, पर आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार-बार पूछा जा रहा है और मैं 1-2 बार पहले गलत कर चुका हूँ या मेरे को आता नहीं था या मैंने टाइम लगाया इस क्वेश्चन में, बहुत ज़्यादा टाइम लगाया, तो अगली बार ऐसी चीज़ ना हो, मेरे को पहले से पता हो ये क्वेश्चन में क्या करना है। तो ऐसी चीज़ों में आप उसको टिक करके उसका सॉल्यूशन लिख सकते हो। भले ही आपने वो क्वेश्चन गलत ना किया हो, पर आप उसको कर सकते हो और यहाँ पे इंपॉर्टेंट मार्क भी लगा दो कि हाँ, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पेपर के लिए बार-बार इसमें पूछा जाता है। ठीक है? तो इस तरीके से आपको अपनी टेस्ट एनालिसिस का काम करना है। आई होप आपको थोड़ा-सा क्लियर हो गया होगा कि हमें टेस्ट एनालिसिस में क्या-क्या करना है, क्यों करना है, व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट, ठीक है? और आपको ये भी समझ में आ गया कि मैंने एक रफ आइडिया दे दिया कि किस तरीके से आप पेपर में लिखोगे ये सारी चीज़ें, ठीक है? टेस्ट एनालिसिस वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके बगैर कुछ नहीं होगा। इससे ये करोगे तो क्या-क्या बेनिफिट मिलेंगे? एक तो आपको एक कॉपी मिल गई क्विक रिवीजन की। अगर आप आपके पास सिलेबस ज़्यादा है, टाइम कम है, ठीक है? आपको कुछ ऐसा पढ़ना है जो ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो कल के पेपर के लिए। तो आप उसमें क्या करो, उसमें बस एक कॉपी रिवाइज़ कर लो, ठीक है? जैसे मेरा अगर आज सुबह 2 घंटे बाद पेपर है, तो मैं एक कॉपी उठाऊँगा, जो-जो मेरा सिलेबस है आज के पेपर का, उस सिलेबस के हिसाब से जो भी टॉपिक्स मेरे कॉपी में लिखे हुए हैं, उस टॉपिक से मैं वो क्वेश्चन्स पढ़ लूँगा जो बार-बार गलत करता हूँ। अब क्योंकि मोस्ट चांस है कि उन क्वेश्चन्स में से क्वेश्चन्स रिपीट होंगे और हो सकता है मैं वो क्वेश्चन्स को बार-बार मिस्टेक कर रहा हूँ। तो इससे क्या होगा, वो मिस्टेक्स जो है वो एलिमिनेट हो जाएगी और आप है ना, जो 2 या 4 क्वेश्चन आप गलत करने वाले थे, वो क्वेश्चन आपके सही हो जाएँगे। बिलीव मी, ये जो स्ट्रैटेजी है ना, इस स्ट्रैटेजी ने मेरे को खुद को बेनिफिट किया था मेरे पेपर के अंदर। इस तरीके से कम 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे थे जो मेरे को पता था ये क्वेश्चन मैंने वापस आए हैं। मैंने जो टेस्ट सीरीज़ दी थी,
लास्ट के 2 महीने में जो टेस्ट सीरीज़ थी, उस टेस्ट सीरीज़ में बहुत सारी क्वेश्चन्स जो मैंने गलत किए थे। मैंने जब उन क्वेश्चन्स को कॉपी में लिख रखा था और मैं उसको रिवाइज़ करके गया, तो वही के सेम टू सेम एज़ इट इज़ ऑप्शन के साथ वो क्वेश्चन मेरे मेन एग्ज़ाम में आए, नीट यूजी एग्ज़ाम के अंदर आए। तो आप समझ सकते हो कि आपके जो मॉक टेस्ट होते हैं, जो आप मोस्ट ऑफ द कोचिंग्स होते हैं, एलएन, पीडब्ल्यू, है ना? जितनी रेजोनेंस, आकाश, ये जितनी बड़ी-बड़ी कोचिंग्स हैं, इनके क्वेश्चन पैटर्न ही इस तरीके से होते हैं कि क्वेश्चन इनके प्रोफेशनल सेट कर रहे होते हैं। तो उसमें जो क्वेश्चंस होते हैं उनके ज़्यादा चांस होते हैं आपके आने वाले पेपर में आने के। जो टेस्ट सीरीज़ हो रही होती है आपकी कोचिंग्स में, उसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो इसी तरीके से रखे जाते हैं कि आपके अपकमिंग टेस्ट में उनके आने के चांसेस हो। तो आप उनको ध्यान से लिखो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत बार रिपीट होते हैं। एज़ इट इज़ रिपीट नहीं होता तो वैल्यूज़ चेंज करके थोड़ा बहुत उसको फेर-बदल करके वो रिपीट होते हैं। टॉपिक वाइज़ तो रिपीट होते ही होते हैं। तो आपको वो चीज़ वहाँ से मिलेगी। रिपीटेड मिस्टेक्स को कम करेगा और ऑब्वियसली आपको समझ में आएगा कैसे इम्प्रूव फोकस ऑन क्वेश्चन पेपर। आपको पता होगा कि मेरे को कहाँ पे फोकस बढ़ाना है। जैसे कोई क्वेश्चन की लैंग्वेज है, आपको पता चला एनिमल किंगडम तो मैं बार-बार गलत करता हूँ। तो एनिमल किंगडम का क्वेश्चन आती है, आप फोकस्ड हो जाओगे। आप वो उसके में वो कीवर्ड्स ढूँढना स्टार्ट करोगे जो आप गलत कर देते हो। नॉट हो गया, है ना? ऑल ऑफ दी है कि नहीं है। इस तरह की चीज़ों पे आप फ़ोकस ज़्यादा दोगे। ऑप्शंस को अच्छे से पढ़ना स्टार्ट करोगे क्योंकि अगेन मोस्ट ऑफ द टाइम एक ऑप्शन सही है, दूसरा गलत है, तीसरा सही है और लास्ट में ऑप्शन होता है ऑल ऑफ द अबाउव्स आर करेक्ट। अपन ने क्या सेकंड और फर्स्ट वाला ही पढ़ा तो आपने फर्स्ट पे टिक लगा दिया और आप आगे चले गए। आपने देखा ही नहीं फर्स्ट भी सही है, थर्ड भी सही है, हो सकता है सेकंड मुझे गलत लग रहा हो पर एक्चुअल में सही हो। और जैसे आप ये चीज़ समझोगे आपको पता चलेगा चौथा ऑप्शन करेक्ट है, तो आप चौथे पे टिक लगा दोगे। ये चीज़ आप पहले नहीं कर रहे थे पर क्योंकि ये सिली मिस्टेक आपसे एक बार हो गई है और आपने कॉपी में लिख ली है, तो आप इसको वापस रिपीट नहीं होने दोगे। डिक्रीज़ योर अननेसेसरी गेस वर्क, इससे आपका गेस वर्क कम होगा जो क्योंकि आपको ज़्यादा मिस्टेक्स होगी, तो ज़्यादा चीज़ें लिखनी पड़ेगी, ज़्यादा चीज़ें लिखनी पड़ेगी तो आपका माइंड बोलेगा नहीं, गलती नहीं करता। एक बार पहले जितना आता है उसको कर लेता हूँ फिर वापस आके उस क्वेश्चन पे अटेम्प्ट दूँगा जो मेरे को अभी नहीं आ रहा, क्या पता मैं सही कर दूँ, तुक्का या टाइम प्रेशर के अंदर वहाँ पे गेस वर्क मैं ना करूँ, है ना? इफ यू मेक मिस्टेक्स, यू हैव टू राइट मोर क्वेश्चन, सिंपल सा फैक्ट है, एक सिंपल सा स्टेटमेंट है, इससे आप ऑटोमेटिकली सबकॉन्शियसली मिस्टेक कम करोगे। मोर इम्प्रूवमेंट इन लेस ड्यूरेशन, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं खुद इससे गुज़रा हूँ, मैंने खुद में अपनी इम्प्रूवमेंट देखा है, मैंने जितने बच्चों को बताया उनके अंदर ये इम्प्रूवमेंट हुआ है, मेरे को आज तक किसी ने नहीं बोला। सबको मैं बोलता हूँ कि ये 2 स्ट्रैटेजी है, ये तो इम्पोर्टेंट है। एक तो टेस्ट अटेम्प्ट कैसे करते हो तुम, है ना? वहाँ पे तुम्हारा टेम्परमेंट कैसा है, तुम किस माइंडसेट से बैठे हो, कैसा तुम वहाँ पे अपने आप को फ़ोकस रख पा रहे हो, वो इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा जो पेपर तुमने दे दिया उसको एनालाइज़ करना इम्पोर्टेंट है। बाकी चीज़ें तो तुम्हारे कोचिंग्स में तुम्हें कंटेंट मिल ही रहा है, उसको तुम पढ़ ही रहे हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस तुम कर ही रहे हो, वो तो मस्ट है। पर अगर तुम ये 2 चीज़ें कर रहे हो, तो तुम अपने मार्क्स को बहुत ईज़िली बूस्ट कर सकते हो क्योंकि वहाँ पे जो नीट एग्ज़ाम होगा, वो तुमसे ये नहीं पूछेगा तुमने कितनी बार रिवीज़न किया है, कितनी बार तुमने क्लासेस देखी, कितने तुम्हारे क्वेश्चंस कर रखे हैं। वो तुमसे देखेगा कि तुम पेपर में क्या हालत कर रहे हो। वहाँ पे अगर कोई अननेसेसरी क्वेश्चन आ रहा है, तो उसको कैसे तुम अटेम्प्ट कर रहे हो। ओके? बाकी सेम चीज़ है, बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या है मार्क्स इंप्रूव करने की? पहले टेस्ट कॉपी को रिवाइज़ करो, है ना? फिर टेस्ट दो, टेस्ट हो सकता है तो फुल सिलेबस का दो, उसको एनालाइज़ करो जैसे मैंने बताया उस तरीके से एनालाइज़ करना है, वीक टॉपिक्स को रिवाइज़ करना है ना? जो भी तुम्हारे यहाँ से एनालिसिस के बाद टॉपिक्स हैं उनको रिवाइज़ करना है, जो अनरिवाइज़्ड टॉपिक्स हैं उनको तुम्हें कवर करना है, ताकि तुम अगले टेस्ट में और अच्छी प्रिपरेशन के साथ जा सको। अगर इस मूल मंत्र को तुमने फॉलो किया, तो तुम 2 से 3 जो फुल सिलेबस का टेस्ट अगर तुम दे रहे हो या हाफ सिलेबस का भी दे रहे हो 11th या 12th का, तो तुम उसमें इम्प्रूवमेंट देखोगे। जैसे-जैसे सिलेबस रिपीट होएगा, तुम्हें समझ में आएगा कि हाँ, क्वेश्चन्स भी रिपीट हो रहे हैं। हाँ, मेरे को जो गलतियाँ मैंने 2 क्वेश्चन मैंने पहले गलत किए थे, वो 2 क्वेश्चन मैं यहाँ गलत नहीं करा। अगर तुम कोई एक क्वेश्चन भी ऐसा होता है, जो तुम पहले गलत करके आए थे और अब तुम वापस गलत कर सकते थे। अगर तुमने उस पे ध्यान दे लिया तो +4 मार्क्स होते हैं। +4 का मतलब क्या, +4 नहीं एक्चुअली +5 ही होते हैं क्योंकि तुम गलत करके तो -1 तो करने ही वाले थे। तो +5 होते हैं। +5 का मतलब है कि तुमने एक कॉलेज ही जंप कर लिया। अगर कोई बंदा है ना राजस्थान में कोटा कॉलेज जिसको मिल रहा था उसने 1 मार्क्स ये +5 करती वो सीधे-सीधे है ना जेएलएन में आ गया। अगर उसने 2 क्वेश्चन सही कर दिया तो वो है ना वो जोधपुर चल जाएगा, जोधपुर में उसको कॉलेज मिल जाएगा। ऐसे कॉलेज इंप्रूव होते हैं, ठीक है? एक-एक क्वेश्चन, एक-एक मार्क्स इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो आज की हमारी जो वीडियो थी उसमें यही टॉपिक था। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई हो, कोई भी चीज़ें आपको प्रॉब्लम दे रही हो, तो कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स को पूछो, वहाँ पे मैं सबके क्वेश्चन्स को रिप्लाई दूँगा और कोई अगर ऐसा टॉपिक है जो आप चाहते हो कि वो हम कवर करें, ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है वो वो अच्छी हो सके। तो प्लीज़ कमेंट डाउन अपन उस पे बात करेंगे, ठीक है? अभी मेरा मेन फ़ोकस यही है कि 2026 में जो बच्चे अटेम्प्ट देने वाले हैं,
उनके लिए अपन बेटर काम करें, उनको हम प्रिपेयर करें 3 महीने के अंदर जितना ज़्यादा है किसी को अगर किसी एक बच्चे को भी उसका ड्रीम कॉलेज मिल जाता है जो इन छोटी-मोटी गलतियों की वज़ह से नहीं मिल रहा, हम उस पे फ़ोकस करें, ठीक है? इसके साथ ही अगर कोई और बच्चे हैं जो 27 में देना चाहते हैं, वो भी ये स्ट्रैटेजी अभी से फ़ॉलो करना स्टार्ट कर सकता है। अभी से जितना जल्दी स्टार्ट करोगे उतना जल्दी तुम्हें उसका इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा और लास्ट तक तुम ज़्यादा इम्प्रूव कर पाओगे। तो वो चीज़ तो है ही, बाकी सब भी फ़ॉलो करो। पर जिसको भी इसमें पर्टिकुलरली अभी डाउट आ रहा है, कुछ समझ नहीं आया, है ना? किसी को कोई और प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट में पूछो और अपने और भी टॉपिक्स चीज़ें बताओ, ठीक है? बाकी अपन अगली वीडियो में मिलते हैं। ऑल द बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।